हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक और स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं जिसका नेम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बिजनेस मॉडल को समझेंगे कि इनका बिजनेस किस प्रकार का है, किस तरह से ये पैसे कमाती है। उसके बाद हम समझेंगे कि इनके क्लाइंट्स कौन कौन सी कंपनीज हैं। फिर यहाँ पर हम लोग ये भी समझेंगे कि इनकी मेजर रेवेन्यू कहाँ कहाँ से किस कंट्रीज से आती हैं, ये सब चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद इनके फंडामेंटल्स को भी देखेंगे कि इनका मार्केट कैप कैसा है, इनके होल्डिंग स्ट्रक्चर कैसे हैं, आरओसी आरओई, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। एंड उसके बाद इनकी रेवेन्यू देखेंगे, फिर नेट प्रॉफिट देखेंगे कि कैसा इनका ग्रो कर रहा है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फ्यूचर में क्या चांसेस है इस कंपनी की ग्रोथ की, कि यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये वीडियो में जो भी स्टॉक के बारे में डिस्कशन की जा रही है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत समझना कि यहाँ पर आप सभी को कोई भी इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है। अगर कोई भी आपको डिसीजन लेनी है तो आपको उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले कंसल्ट करनी है या फिर खुद से आपको रिसर्च करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लेनी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लेटेंट व्यू के बारे में जान लेते हैं कि ये किस प्रकार की कंपनी है। तो देखो, कंपनी का नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, जो कि एक आईटी सेक्टर की ही कंपनी है, ठीक है। अब इनका जो बिजनेस है वो बाकी के आईटी कंपनी से डिफरेंट है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सभी आईटी कंपनीज के जो अंदर बिजनेस होता है वो सेम ही होता है, सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन सेक्टर बेसिकली एक ही होता है। तो देखो, यहाँ पर भी उसी प्रकार से ये भी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन इनका जो बिजनेस है वो एनालिटिक्स का है, डेटा एनालिटिक्स का, डेटा कंसल्टिंग एनालिटिक्स का, ठीक है। तो नाम में ही एनालिटिक्स लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर काम क्या है, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स एनालिटिक्स सर्विसेज, ठीक है। एनालिटिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये कंपनी, सच एज डेटा एंड एनालिटिक्स कंसल्टिंग। डेटा एंड एनालिटिक्स कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड कराती है, बिजनेस एनालिटिक्स प्रोवाइड कराती है, इनसाइट्स, एडवांस्ड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशंस। द कंपनी प्रोवाइड्स सर्विसेज टू ब्लू चिप कंपनीज इन टेक्नोलॉजीज BFSI, CPG एंड रिटेल इंडस्ट्रियल्स एंड अदर इंडस्ट्री डोमेन्स। तो देखो, ये इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की एनालिटिक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, कोई भी जो बड़ी कंपनी है उनको बिजनेस को कैसे ग्रो करना है उसके लिए लोग बैठकर मिलकर बात करते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतना फास्ट आदमी लोग कर सके, इंसान। तो इसलिए इस प्रकार के जो सर्विसेज ये देती है, डेटा एनालिटिक्स के ये जो सॉफ्टवेयर देंगे उसके अनुसार कंपनी, इनका जो बिजनेस है, बिजनेस का एनालिटिक्स देखने में इन्हें आसानी होगा, ठीक है। चाहे हम कंपनी के ग्रोथ की बात करें, कंपनी के प्रोडक्ट्स के मार्जिन की बात करें, या फिर किसी भी चीज़ का जो कंपनी का एनालिटिक्स देखना हो, तो उसके लिए इंसान कर सकते हैं, लेकिन इंसान को टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इसलिए अब लोग इस पे स्विच कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स पे, ताकि काम आसान हो जाए और कंप्यूटर की मदद से होगा तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो इस वजह से डेटा एनालिटिक्स की सर्विसेज जो कंपनीज हैं वो लेते हैं इस प्रकार की कंपनीज के थ्रू, ठीक है। बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, इनसाइट्स देखनी होती है कंपनी को अपनी, तो उसके लिए भी ये इनके सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। फिर ये सारी चीज़ें, डेटा इंजीनियरिंग, डिजिटल सॉल्यूशंस भी ये प्रोवाइड कराता है। तो ये सब सर्विस देती है कंपनी ब्लू चिप कंपनीज को, जो कि काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है। टेक्नोलॉजी हो गया, BFSI और CPG एंड रिटेल, फिर इंडस्ट्रियल, ये सब। जैसे अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कोई कंपनी की बात करें तो वहाँ पर जो भी इंटरेस्ट के थ्रू प्रॉफिट कमाने के काम होते हैं। तो अगर एनालिटिक्स की सर्विसेज वाली जो सॉफ्टवेयर होती है उसका मदद लिया जाए तो लोगों को समझने में आसानी होगी। लोग खुद से डिस्कशन करके अगर इंसान करेगा तो टाइम लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा समझने में, ठीक है। लेकिन एनालिटिक्स की जो सर्विस ये देती है उसके माध्यम से आसान हो सकता है कंपनी को समझना। इसी प्रकार से अगर रिटेल की बात करें तो रिटेल में प्रोडक्ट्स की मार्जिन कैसे बढ़ानी है, किस प्रकार से ऐसा करें कि प्रोडक्ट की मार्जिन बढ़े, सेल्स बढ़े, तो वो सब एनालिटिक्स देखने के लिए रिटेल में भी यूज किया जाता है। तो समझ रहे हो, एनालिटिक्स देखने के लिए ज़्यादातर जो चीज़ें यूज की जाती हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड कराती है, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। इट प्रोवाइड्स एंड टू एंड डेटा एनालिटिक्स सॉल्यूशंस विथ वाइड रेंजिंग कैपेबिलिटीज लाइक बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज, डेटा इंजीनियरिंग, बिजनेस एनालिटिक्स
एंड डिजिटल सॉल्यूशंस अक्रॉस मार्केटिंग एनालिटिक्स, कस्टमर एनालिटिक्स, सप्लाई चेन एनालिटिक्स, एचआर, फाइनेंस एंड रिस्क एनालिटिक्स। तो समझ सकते हो कि यहाँ पर एचआर, फाइनेंस एंड रिस्क कैसे मैनेज करना है कंपनी को, उसके लिए भी ये एनालिटिक्स प्रोवाइड कराती है ये कंपनी। ठीक है, सप्लाई चेन के लिए भी एनालिटिक्स प्रोवाइड कराती है कंपनी। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो यार लोग ही मिलकर कर लेते हैं ये सारे एनालिटिक्स। ठीक है, अब बाहर के देश की बात करें जैसे यूएस, यूके में, तो वहाँ पर जो ये एनालिटिक्स है इनका ही इस्तेमाल किया जाता है। लोग बैठकर यहाँ पर टाइम नहीं देते हैं। जैसे कंपनी में मैनेजमेंट करना होता है यहाँ तो ज़्यादातर मतलब लोग ही मिलकर कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है कि इंसानों के ऊपर डिपेंडेंसी कम है और ये सब सॉफ्टवेयर एंड मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। तो सारे काम बिजनेस से रिलेटेड ये सब डेटा एनालिटिक्स वाले जो बिजनेस होते हैं उनके थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक इतना काफ़ी है इनके बिजनेस के बारे में समझाने के लिए। रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो यहाँ पर देखो किस किस इंडस्ट्री से कितना यहाँ पर इनको रेवेन्यू आता है। टेक्नोलॉजी के जो कंपनीज हैं उनको सर्विस देकर ये 69% रेवेन्यू अर्न करता है। ठीक है, FY23 का है। ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल्स की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल्स के थ्रू 12% आता है, सीपीजी एंड रिटेल के थ्रू 10%, फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू 9%। ठीक है, और ये सारी कैटेगरीज के माध्यम से इनकी जो रेवेन्यू है वो आती है। मेजर रेवेन्यू टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं उनको सर्विस देकर ये कंपनी कमाती है, जो कि है 69%। तो ज़्यादातर ये टेक्नोलॉजी वाले कंपनीज को डेटा एनालिटिक्स की सर्विसेज देकर ये कमाती है। ठीक है, मेजर रेवेन्यू टेक्नोलॉजी वाले कंपनीज के थ्रू ही आती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें ज्योग्राफिकल स्प्लिट की, तो यहाँ पर देख सकते हो यूएसए से ज़्यादा 94%, जैसा कि हम लोग अभी बोल रहे थे, क्योंकि इंडिया में जो है वो सारा का सारा काम ज़्यादातर इंसान लोग ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इंडिया से 3% की रेवेन्यू आती है और आगे चलकर ये बढ़ सकती है, क्योंकि इंडिया में भी अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होना प्रारंभ हो रहा है। अदर से 3%, तो मेजर रेवेन्यू 94% है यूएसए पर। तो यूएसए पर इनकी डिपेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा आप मान सकते हो। रेवेन्यू फ्रॉम द टॉप 5 कस्टमर्स कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द ग्रुप्स टोटल रेवेन्यू फॉर FY23 एंड 22। तो जो इनके टॉप 5 कस्टमर्स हैं उनकी जो उनसे यहाँ पर इनकी 60% की रेवेन्यू आती है। ठीक है, टॉप 5 कस्टमर से ही इनकी 60% रेवेन्यू होती है, मतलब कमाई होती है। अब यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के अंदर देखें FY23 में, तो देख सकते हो मतलब यहाँ पर भी बिजनेस के ऊपर ही है। To enable better decisions, it combines various types of data with the latest technology and algorithms such as language learning modules, ChatGPT, computer vision, graph databases, cloud computing like Azure, AWS, GCP, etc. जनरेटिव AI के ऊपर भी काम करती है, लेकिन इससे जो रेवेन्यू है तो वो थोड़ा सा कम है, बाकी सबसे ज़्यादा है। Embedded low code visualization platforms like Power Platform, Microsoft Fabric, etc. R&D expenditure for the year was around Rs 2 crore। ठीक है, तो ये R&D के ऊपर R&D भी करती है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करती है, और इसमें 2 करोड़ का यहाँ पर इनका R&D का एक्सपेंडिचर रहा है। ये FY23 में यहाँ पर बताया जा रहा है, अभी तो 24 चल रही है। एंड उसके बाद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये देखो इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं और उसे इंक्रीज भी किया। द कंपनी हैज इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट बाय 250% टू Rs 500 करोड़ इन FY23 वर्सेज 200 करोड़ इन FY22। तो FY22 यानी कि 2022 में जो इनका इन्वेस्टमेंट था वो 200 करोड़ था, जो कि बढ़कर 2023 में 500 करोड़ हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर विथ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंटरेस्ट रेंजिंग फ्रॉम 5 to 9%। तो ये जो इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं ये म्यूचुअल फंड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो इन पर ये इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और जिसकी जो इंटरेस्ट है वो 5% to 9% की है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लेटेंट व्यू का ये फंडामेंटल हम लोग अब देखेंगे। तो यहाँ पर मार्केट कैप देख सकते हो, यहाँ पर 10,455 करोड़ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, तो रिस्क यहाँ पर भी है,
ठीक है। अब स्टॉक की पी की बात की जाए तो 70.8% है, इंडस्ट्री का पी 32.1% है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यार काफ़ी महंगा शेयर है, और चूंकि इसमें इनका जो बिजनेस है वो सही तरीके से काम कर रहा है, तो इस हिसाब से मार्केट ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा महंगा कर रखा है। लेकिन जब भी करेक्शन आते हैं तो ऐसे में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। हाल फिलहाल अपॉर्चुनिटी थी लेटेंट व्यू के अंदर, ठीक है। अभी आगे चार्ट्स के अंदर देखेंगे हम लोग कि कैसा अपॉर्चुनिटी है या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। बस वीडियो के साथ बने रहो। आरओसी है 16.7%। एंड डेप्ट की बात करें तो डेप्ट काफ़ी कम है, 24.8 करोड़ का, तो डेप्ट इक्विटी कम हो गया 0.02 का। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, बढ़िया बात है। करेंट प्राइस 508 का है, बुक वैल्यू 62 रुपये का, आरओई 13.8% का, थोड़ा सा कम है। आरओई और आरओसी थोड़ा सा दोनों कम है। 52 वीक हाई एंड लो की बात की जाए तो 545 है और 320। डिविडेंड कुछ भी नहीं देती है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो 1 रुपया, प्रमोटर होल्डिंग 65.4%, ईपीएस है 7 रुपये का। तो चलो ठीक ठाक ही है। यहाँ पर फंडामेंटल्स देखा जाए तो बस आरओसी आरओई थोड़ा सा यहाँ पर कम है, और यहाँ पर ये जो मतलब पी है अभी थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। यहाँ पर देखो पी मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5 ईयर्स का यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पर 2022 में तकरीबन यहाँ पर देख सकते हो ये 10 का पी पर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और अभी देख सकते हो इसका जो पी है वो 70 का हो चुका है। तो काफ़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, पी में काफ़ी महंगा हो चुका है ये शेयर, ठीक है। एंड उसके बाद पीयर कंपैरिजन की बात करें तो उसके अनुसार यहाँ पर देखो जो आईटी सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज हैं वो यहाँ पर इनके पीयर्स हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, तो आईटी के साथ ही यहाँ पर इनको हमें ये देखना होगा। तो पी में सबसे महंगा तो यहाँ पर केपीआईटी टेक का है वैसे, और उसके बाद इसका नंबर है, ठीक है, 70.82%। तो थोड़ा सा ये भी महंगा है क्योंकि इसके जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी बेहतरीन है केपीआईटी टेक की। अब केपीआईटी टेक के बारे में डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बात यहाँ पर आ गई है आईटी सेक्टर में और सामने है तो बात कर ही लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छी तरह से मतलब कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करे, इसलिए इसे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा महंगा कर दिया है, एक्सपेंसिव हो चुकी है। अब ये सब को भी देख सकते हो आप, ये सब भी काफ़ी महंगा है। कोफोर्ज सीएंट देख सकते हो, ये थोड़ा सा यहाँ पर ठीक है, 32 का इंडस्ट्री का पी है, तो यहाँ पर देख सकते हो लगभग 31 का है, ये भी ठीक ठाक ही है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है और इंडस्ट्री से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। बाकी देख सकते हो लेटेंट व्यू का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पी हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, यहाँ पर ईयरली वाइज, क्वार्टरली हमने नहीं यहाँ पर रखा है क्योंकि क्वार्टर्स में खराब भी आ सकते हैं, 1-2 क्वार्टर्स रिजल्ट, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब हो गई, उसके लिए हमें ईयरली देखना ही पड़ता है। ईयरली अगर खराब आ रही है लगातार तो फिर कुछ दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पर सेल्स हम देखें, रेवेन्यू 2013 का ही है 33 करोड़, फिर देख सकते हो डबल हो गया यहाँ पर 78 करोड़। फिर यहाँ पर देख सकते हो यार कितना बढ़िया तरीके से बढ़ी है इनकी रेवेन्यू, लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 4 गुना यहाँ पर ये बढ़ चुकी है रेवेन्यू, ठीक है, 4 गुना के लगभग। उसके बाद यहाँ पर देखो 310 करोड़ हो चुका है, फिर थोड़ा सा यहाँ पर घटा 306 हो गया, फिर से यहाँ पर 408 बढ़कर हो गया 539 और 610। तो रेवेन्यू देखा जाए सेल्स की तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ी है। एंड यहाँ पर आगे हम नेट प्रॉफिट पर चलते हैं सीधा। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छे तरह से बढ़ी है, 8 करोड़ 17 करोड़ हो जाती है, फिर 60 करोड़ हो जाती है, 73, 91, 130, 155, 148, थोड़ा सा यहाँ पर कम है, 148 है, ठीक है, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ का है। अब देखो यहाँ पर 148 कम क्यों देखने को मिला है, क्योंकि जो यहाँ पर ओपीएम के परसेंटेज है वो 21% हो चुकी है घटकर, पहले 27 थी, 30 थी, 34 थी, थोड़ी सी यहाँ पर 21% हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसका परसेंटेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो थोड़ी सी कम हो चुकी है, लेकिन उतना ज़्यादा भी कम नहीं है, 155 से 148 हो चुकी है, वो भी ट्रेलिंग 12 मंथ में, ठीक है। तो आगे चलकर ये बढ़ भी सकती है, जैसा इनका बिजनेस है अच्छी तरह से चलता है तो आगे और भी अच्छी तरह से बढ़ सकती है, ठीक है।
लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन या फिर कॉल मैं नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को एकदम ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, ठीक है। कोई भी रिकमेंडेशन मत समझना। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 32%, 5 साल का अवेलेबल नहीं है। 3 साल में 20%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 18%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो बहुत बेहतर है, 10 साल में 35%, 5 साल का अवेलेबल नहीं है, 3 साल में 32%, ठीक है। ट्रेलिंग 12 मंथ में प्रॉफिट ग्रोथ कम है, जो कि ठीक नहीं है, -6% का है। अब यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 1 ईयर का अवेलेबल है। तो 60% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है यहाँ पर। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी कुछ खास नहीं है, 16% और 14% है लास्ट ईयर का और 3 ईयर का, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बैलेंस शीट के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसमें भी कैश इनके पास जो रिजर्व है वो लगातार देखो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। बढ़ बढ़कर यहाँ पर 1259 हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पर बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग भी यहाँ पर बढ़ ही रही है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो 52 करोड़ तक पहुँच गई थी, जो कि अभी घटकर 25 करोड़ तक हो गई है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो यहाँ पर 67 डेज का है। मतलब जो कंपनी अपना बिजनेस, अपना सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, उसके बदले में जो पैसे लेती है, कैश लेती है, उसको कन्वर्ट करने में कितना टाइम लग जाता है, ये यहाँ पर कहना है इसका। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसके बदले में जो पैसा आपको मिलता है प्रोडक्ट का, वो कितने दिनों में मिलता है, वो कहलाता है यहाँ पर ये कैश कन्वर्जन साइकिल। तो यहाँ पर कंपनी को अपने पैसे लेने में 67 डेज तक लग जाती है फिलहाल। पहले और भी ज़्यादा थी, 75-73 थी, तो अभी थोड़ा सा कम हुई है। एंड उसके बाद यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स को देखा जाए, ये क्वार्टरली है, ठीक है। प्रमोटर्स को देखा जाए तो अभी दिसंबर 2023 के क्वार्टर में 65.42% थी, ठीक है। अभी है इतना, ये बता रहा हूँ। दिसंबर 2021 के क्वार्टर की बात की जाए तो 68% थी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर घट चुका है, अप्रोक्स 2.5%। FIIs 2% थी, अभी यहाँ पर लगभग 2.5% हो चुकी है। DIIs 3.59% थी, जो कि यहाँ पर ये कम हो चुकी है, 2.45% हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर पब्लिक की बात करें, देख सकते हो पब्लिक यार गर्दा उड़ा दिया। यहाँ पर 26.3% है, अब यहाँ पर 29.59% हो चुकी है। तो पब्लिक ज़्यादा बढ़ रही है यहाँ पर और भी इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले में, क्योंकि पब्लिक इस प्रकार के शेयर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। वैसे तो पहले और भी ज़्यादा थी, देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। वैसे अगर FIIs को भी देखें तो लास्ट क्वार्टर से कुछ हद तक बढ़ाए हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर से थोड़ा सा यहाँ कम हुआ है, ठीक है, 0.03% मात्र। बाकी DIIs को भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 1.65% थी, तो थोड़ा सा यहाँ पर घटाया 1.58% एंड उसके बाद फिर से बढ़ाकर 2.45% कर दिया, ठीक है। एंड सितंबर 2023 में यहाँ पर 65.74 था प्रमोटर का, और दिसंबर 2023 में 65.42% हो गया। तो प्रमोटर्स भी थोड़ा सा कर रहा है, सेल खरीद बिक्री करते रहा है, तो मिक्स है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो होल्डिंग स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा खराब है या ज़्यादा अच्छा है, तो मॉडरेट मान सकते हैं यहाँ पर। बस यहाँ पर जो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, ये ठीक बात नहीं है। अगर FIIs एंड DIIs की जो होल्डिंग है ये और भी कम होती, तब ये और भी ज़्यादा खराब बात होती। तो थोड़े से हैं और प्रमोटर्स हैं इतना परसेंट, 65% के लगभग, तो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं कि आगे कैसा सिनेरियो रहता है। बाकी इनके ऊपर नई एक न्यूज़ आई है कि कहीं पर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उस हिसाब से हो सके तो FIIs एंड DIIs भी और इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो ये भी ठीक ठाक ही है, कुछ ज़्यादा भी ठीक नहीं है। सिर्फ ये पब्लिक की वजह से यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। अब पब्लिक यहाँ पर जब बेचना शुरू करेगी तब इनके होल्डिंग्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि पब्लिक कब बेचना चालू करती है, जब थोड़े से क्रैश हमें देखने को मिलने लगती है तब। लेकिन अगर बिजनेस इनका अच्छा है तो फिर FIIs एंड DIIs की होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिलती है। तो FIIs DIIs की होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ी है, ठीक है, लेकिन पहले के मुकाबले में बात की जाए 2021 से अब तक तो घटी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं कैसा यहाँ पर इनका होल्डिंग का स्ट्रक्चर रहता है।
बाकी यहाँ पर हम टेक्निकल्स के ऊपर देखेंगे थोड़ा सा, तो देख सकते हो यहाँ पर 755 का इनका ऑल टाइम का हाई है एंड वहाँ से अभी काफ़ी ये डिस्काउंटेड रेट में है। कितना परसेंट का डिस्काउंट में है अभी? अभी लगभग 32% का डिस्काउंट में है, ठीक है। इसका लेवल है लगभग 507 रुपये का और ये है ऑल टाइम हाई से 32% के डिस्काउंट पर। इससे पहले यहाँ पर अगर बात की जाए 408-9 के लेवल पर, तो उस वक्त यहाँ पर -45% का डिस्काउंट था, ठीक है। उस समय भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बाय किया होगा। अब यहाँ पर 450 का लेवल भी सपोर्ट है, वहाँ पर -40% का डिस्काउंट था। तो देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए तो 32% है डिस्काउंट, यहाँ देखा जाए 40% है एंड यहाँ तक मे बी 42, 45, 46 इस प्रकार से था, 45% है, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्रैश हुई थी, जो कंपनी इधर सपोर्ट ली थी, तो इधर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बाय किया था। किसी ने यहाँ पर बाय किया था 450 का जो सपोर्ट है इस पर। बाकी यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बन रही है एक, जिसको यहाँ पर ये सपोर्ट कर रही है, ठीक है। देख लो सपोर्ट ले रही है यहाँ पर एंड ये ऊपर में है। और ओवरऑल अगर सीन देखा जाए तो यहाँ पर ऊपर के तरफ ही देखने को मिल रही है, तो चांसेज हैं कि ऊपर जाए, इस प्रकार से करते करते ऐसे ऐसे करते करते जाए, या फिर सीधे यहाँ से ब्रेकआउट दे करके ऊपर जाए। यहाँ पर इसे ब्रेकआउट कर दे तब तो और ऊपर जा सकती है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अभी यहाँ पर पिछले दिन देखें तो यहाँ पर देख सकते हो अप्रोक्स 10% का यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी, 9.88% की तेज़ी, ठीक है, एक दिन में। तो हो सके तो कंपनी ऐसे ऐसे कर करके जा सकती है, और नहीं तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाए तो यहाँ तक जा सकती है, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाए तो और ऊपर जा सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, ठीक है। तो ये रही इसकी टेक्निकल्स। और उसके बाद अगर हम इनके फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में इस प्रकार के जो कंपनीज हैं इनकी डिमांड तो बढ़ ही सकती है। इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया में भी बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन मेन बात यह है कि कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि कोई लार्ज कैप कंपनी है और मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन है तो इसको बीट ना कर दे, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो कंपनी है ये अच्छी तरह से फोकस कर रही है अपने काम के ऊपर। इनके क्लाइंट्स भी काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्क्रीनशॉट अगर होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। क्लाइंटेल में देखो, मैंने आप लोगों को दिखाया था या नहीं मुझे याद नहीं है, ठीक है। देखो क्लाइंटेल के अंदर कंपनी हैज 60 प्लस क्लाइंट्स इंक्लूडिंग 30 ऑफ द फॉर्चून 500 कंपनीज, ठीक है। फॉर्चून 500 कंपनीज में 30 कंपनी इनके क्लाइंट्स हैं इन सेक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजी, सीपीजी एंड रिटेल, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल्स एंड हेल्थ केयर। सम ऑफ इट्स पार्टनर्स आर गूगल क्लाउड, टैबलेओ, एडोबी एंड फ्यू मोर। ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं, सोच सकते हो यार। एंड फिर इनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस की बात की जाए तो काफ़ी देख सकते हो, यूएसए, नीदरलैंड, जर्मनी, यूके, सिंगापुर, ये सब जगह पर ये अपना जो बिजनेस है वो करते हैं, अपना सर्विस देते हैं कंपनीज को, ठीक है। एंड ये सब तो जोग्राफिकल स्प्लिट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है फ्यूचर के लिए कि इनकी जो डिपेंडेंसी है वो यूएसए पर ज़्यादा है। यूएसए से अगर इनको ये जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो कम हो जाए तो फिर इनके जो बिजनेस है उनमें गिरावट देखने को मिलेगी, रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिलेगी। और अभी चल रहा है तो ठीक है। और इंडिया में, वैसे इंडिया में भी थोड़ा सा एक्सपोजर देना चाहिए। वैसे एक चीज़ और कि टॉप 5 कस्टमर्स इनकी 60% रेवेन्यू आती है, तो डिपेंडेंसी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। फिर यूएसए के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर सभी को अच्छे परसेंटेज में अगर डिवाइड कर दिया जाए 25%, 50%, 30% इस प्रकार से, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क कम हो सकता है। बाकी डिपेंडेंसी यूएसए के ऊपर ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा एक रिस्क है। ऊपर से स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क तो रहेगा ही, ठीक है। लेकिन पैसे भी इस प्रकार के कंपनीज में काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनते हैं, ये भी सही है, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह को देखें तो सब कुछ ठीक है फंडामेंटल्स में, कुछ कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर इस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छी तरह से ध्यान दे पाता है, इनके लगातार जो सेल्स एंड रेवेन्यू बढ़ते जाते हैं, तो फिर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कंपनी आगे बढ़ सकती है। एंड इनकी जो मेजर रेवेन्यू है वो मतलब लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट जो होता है उसके थ्रू आता है, ठीक है। सो कंपनी अच्छी लग रही है मुझे और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लग रही है, ठीक है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी बात आप लोग सुनकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि रिस्क यहाँ पर जो है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि इनकी डिपेंडेंसी कैसी है यहाँ पर यूएसए के ऊपर, टॉप 5 कस्टमर्स के ऊपर। ये सब अगर छोड़ देते हैं, इनके थ्रू यहाँ पर काम नहीं करवाते हैं, सर्विस नहीं लेते हैं, तो फिर इनको काफ़ी ज़्यादा झटका लग सकता है। ये कंपनी मतलब यूएसए से ज़्यादा रेवेन्यू करती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इनके लिए रिस्क है यहाँ पर, ठीक है। सो अगर अभी भी आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।